मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जहाँ पे हम इतिहास को बहुत बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे और ये जीएस पेपर फर्स्ट से है और आज हम प्री और मेंस की दोनों की बात करेंगे। पूरा यूपीएससी का सिलेबस एंटायरली हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाएगा और हिस्ट्री को किस तरीके से बेटर समझेंगे। ये दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए है, हिंदी और जो हमारे इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। आज हम एक तो यूपीएससी के सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और स्ट्रेटजीज जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास को कैसे बहुत सिंपल बनाया जाए और किस तरीके से ज्यादा मार्क्स लाए जाए। सो इस पूरी वीडियो में मैं एक आप लोगों को टॉपिक बताऊंगा, प्लस और जीएस का जो हमारा यूपीएससी के द्वारा दिया गया जो सिलेबस है और कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, साथ में कंप्लीट पैक के तौर पे ये वीडियो आपको मिलेगी। चलो चले शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले जब भी हमें इतिहास की बात आती है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं कि कहाँ से शुरू किया जाए। आखिर इतिहास को पढ़ने के लिए कौन सी बुक्स होनी चाहिए? क्या इतिहास को पढ़ना एक जरूरी है कि हमें खाली प्राचीन इतिहास से पढ़ना चाहिए, मध्यकालीन भारत से पढ़ना चाहिए, या विश्व के इतिहास से पढ़ना चाहिए, या हमें भारत के इतिहास को जानने की कोशिश करनी चाहिए? ऐसे कुछ सवाल हैं जो हमेशा मन में रहते हैं और यही सवाल जो है हमारी एग्जाम के जो हमारा यूपीएससी का होता है उसमें कभी-कभी बहुत सारी बड़ी-बड़ी बाधाएं लेके आ जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक पैक लेके आया हूँ, जहाँ पे आप समझेंगे कि इतिहास पढ़ना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, यदि सही तरीके से उसको सही ढंग से परोया जाए और सही तरीके से किया जाए। टॉपिक को शुरू करने से पहले यदि अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे मेरे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल, कंसेप्टर बैच 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे मैं कंसेप्टर बैच में एनसीईआरटी और एनओएस की बुक्स पढ़ाऊंगा। यदि अगर आप मेरे किसी भी कोर्स की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पे कॉल करें और जुड़िएगा मेरे साथ। चलें बात करते हैं जीएस पेपर की। सबसे पहले जब भी कभी इतिहास का नाम हमारे दिमाग में आता है, तो ये कुछ ऐसी चीजें आपके मन में और दिमाग में घूमती होंगी कि आखिर इतिहास को कैसे पढ़ें। आप देख रहे होंगे जो मैंने ये आपको एक जो स्लाइड आप देख रहे हैं उसमें काफी सारी चीजें लिखी गई हैं। कहीं पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा हिस्ट्री के ऊपर बात की गई है, सिविलाइजेशन के ऊपर बात की गई है, कहीं पे ये क्रिश्चियनिटी को दिखा रहा है और बहुत सारी जगह तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये पढ़ूं। ऐसी चीजें जो है ना मन में आ जाती है। और ये इतिहास का एक नियम रहा है कि जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं तो अलग-अलग प्रश्न दिमाग में घूमना शुरू हो जाते हैं। क्या मुझे इजिप्ट का पढ़ना है? कौन-सी सिविलाइजेशन पढ़नी है? अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? मॉडर्न पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? ईयर याद रखने हैं कि नहीं रखने? बीसी क्या होता है? वर्ल्ड का क्या मतलब है? एज क्या होती हैं? रोमन कौन थे? ग्रीसेस कौन थे? तो ऐसे जब ऐसी चीजें दी जाती हैं, तो बहुत सारा मन में सवाल उठने शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे इतिहास को छोड़ देते हैं। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप इतिहास को पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ने के ही समय बहुत सारी टेंशन्स उठानी देखने को मिल रही होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि राइट गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको माइंड मैप के थ्रू बताऊँगा, एक तो यूपीएससी का सिलेबस क्या है और प्लस किस तरीके से इसको पूरा किया जाएगा। ये देखिएगा, ये एक माइंड मैप है और हर एक स्टूडेंट को ऐसा माइंड मैप क्रिएट करना चाहिए। बहुत सरल हो जाता है, बहुत ईज़ी हो जाता है जब हम माइंड मैप की बात करते हैं और हमारे लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम बहुत ईज़ी करके इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात की जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करता हूँ मैं। काफ़ी बच्चों का कहना होता है कि ये समझ में नहीं आता है कि यूपीएससी हमसे डिमांड क्या कर रहा है। जब भी आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, बहुत सरल है, बहुत ईज़ी है अगर आप इसको माइंड मैप के थ्रू लेके चलें। इसीलिए हिस्ट्री माइंड मैप के थ्रू जितनी पढ़ी जाए, तो बहुत अच्छा रहता है और याद भी रहेगा। और एक तो आपको सिलेबस भी याद हो जाएगा, प्लस आपका जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा। सबसे पहले जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री शुरुआती दौर में आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड से पढ़नी पड़ेगी। प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि वो इतिहास जहाँ पे हमारे पास जो सूत्र हैं, जो किताबें हैं वो बहुत कम हैं। जहाँ पे हमें जो जानकारी मिली, वो या तो एक्सकवेशन करके या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से मिली है। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएँगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे कि पाषाण काल जैसे स्टोन एज रहा, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या होता था, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, क्या उनके पास कृषि का कोई साधन था,
क्या वो कोई ट्रेड करते थे? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी अक्सर पाषाण काल से स्टूडेंट से सवाल पूछता है। तो आपको अपनी शुरुआती जब आप एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करें, तो आपको सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ना पड़ेगा। ये हिस्टोरिक पीरियड आप पूरा करने के लिए एक बहुत ही सरल बुक हमारे पास आती है, जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है, उसको हम यूज कर सकते हैं और इसी के साथ हम तमिलनाडु की क्लास 11 की बुक को भी इस्तेमाल करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि अगर आप पिछले कई सालों से देखेंगे, तो यूपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछता आया है और आपको इसके बारे में जानकारी लेने के लिए ये किताब बहुत ईजी है। तो ये आपके यूपीएससी के सिलेबस का पहला पॉइंट है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। वहां सिर्फ इतना ही दिया है, लेकिन प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या क्या पढ़ना है वो आपको विश्लेषण वहीं पे मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें करनी होती है। उसके बाद अगला जो टॉपिक आपका आता है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, यानी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए भी कुछ भी नहीं करना है, आपको यही क्लास 6 की एनसीईआरटी और तमिलनाडु की बुक पढ़नी है। विश्लेषण करके दिया हुआ है और हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप सभी जानकारी रखते होंगे कि यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बताएं कि हड़प्पा सभ्यता में क्यों कौन कौन सी चीजें पाई गई, कैसे इनकी जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, इनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ से आए थे ये। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी हम क्लास 6 की और तमिलनाडु की बुक के साथ ही कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद एक हमारे पास इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, इतिहास है, जो साउथ का इतिहास है। बहुत ज्यादा साउथ का इतिहास हम लोगों को आर्ट एंड कल्चर में भी देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की, तो साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा जो है वहां पे हमारी जो ग्रेव यार्ड्स हैं वो बहुत मिले हुए हैं। तो यहाँ पे साउथ इंडिया को हम लोग आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज्यादा देखते हैं। वहां पे इनको पढ़ने के लिए किस तरीके का वहां पे शुरुआत हुआ, कौन कौन से लोग वहां थे, तो एक साउथ इंडिया अगर आप पढ़ेंगे तो ये भी क्लास 6 की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। उसके बाद है आयरन एज। ये वो एज है जिसको हम लोहे का काल कहते हैं। ये वो एज है जहाँ पे जो हमारे पाषाण काल है वो खत्म होने के बाद लोगों ने किस तरीके का लोहे का इस्तेमाल करके नई नई चीजें बनाई और किस तरीके से डेवलपमेंट की। फिर याद होगा आपको कि इसी आयरन एज में कहते हैं कैसे जंगल काट दिए गए, एग्रीकल्चर बहुत है, कृषि बहुत बढ़ गया, लोगों के अंदर बहुत सारी चेंज देखने को मिली, अर्बनाइजेशन होने लगी। इस तरीके के सवाल है। ये भी टॉपिक पढ़ने के लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी और तमिलनाडु की बुक पढ़ के भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। जब मैं वैदिक एज की बात करता हूँ तो आप खुद देखिएगा, वैदिक एज एक ऐसी एज जो दो हिस्सों में बांटी गई है। एक को कहा जाता है अर्ली वैदिक, एक को कहा जाता है लेटर वैदिक पीरियड। ये दोनों अगर आप मिला के चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके की चेंज आई। आपको याद होगा कि जनपदास, महाजनपदास, अर्ली एज में आपको अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग वेदा के बारे में पढ़ना है। फिर आप अगली 3 वेदास के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वुमेन का स्टेटस चेंज हुआ। क्लासिक की एनसीईआरटी में बहुत बारीकी से दिया हुआ है और क्लास 11 की तमिलनाडु में भी बहुत अच्छे से दिया है। यदि अगर हम ये दो किताबें पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं तो बहुत सरल हो जाएगा, बहुत इजी है। आपको ऐसे ही माइंड मैप लेके चलना है तो आपको हर टॉपिक के बाद एक नया टॉपिक देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको याद होगा कि मौर्यन पीरियड जो हम पढ़ते हैं, याद होगा यहाँ पे हम अशोका की बहुत ज्यादा बात करते हैं और अशोका के काल जो है वो बहुत एक विशाल काल रहा है और काफी सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे की। आर्ट एंड कल्चर को लेके भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आर्ट एंड कल्चर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर मुझे मौर्यन के बारे में पढ़ना है, यानी चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, बिंदुसारा के बारे में पढ़ रहा हूँ, या मैं अशोका के विशाल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो आप देखेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी और तमिलनाडु में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पढ़ने के समय दो चीजों का ध्यान रखना है। जब भी हम मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं तो आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा है, तो कोशिश कीजिएगा यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर को ज्यादा देखने की। कौन से स्तूपास बनाए गए, स्तंभs के बारे में पूछा जाता है, एम्पलम जो अशोका का है वो पूछा जाता है, कौन कौन से पत्थरों का जो इस्तेमाल किया, किस भाषा से उन्होंने जो है अपने स्तंभ में लिखा, सारी चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे, आप देखेंगे प्री मौर्यन पीरियड्स यानी मौर्यन पीरियड से पहले और फिर मौर्यन पीरियड्स, ये दोनों होकर मौर्यन एम्पायर में अशोका ले लेंगे। फिर मौर्यन, आफ्टर मौर्यन क्या हुआ, तो आफ्टर मौर्यन आपको याद होगा कि फिर सब कुछ बदल गया। अशोका के साम्राज्य के खत्म होने के बाद वहां पे बहुत सारे अलग अलग साम्राज्य जैसे सतवाहना हो गया, राष्ट्रकूटास हो गए, बकाटाकास हो गए, ये लोग आ गए। इनका यहाँ पे भी आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारी चेंज हुई। हम ये तो मानते हैं कि उन्होंने उतना कुछ किया नहीं, लेकिन गुप्ता एज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गुप्ता एज के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। यहाँ पे भी मैं एक ही किताब फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये 6 की और तमिलनाडु की बुक से कर सकते हैं। और अगर आप बाकी की
बुक भी लेना चाहेंगे तो बुक लेने की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए यूपीएससी आपसे क्या डिमांड कर रहा है। गुप्ता को गोल्डन पीरियड कहा गया है, तो डेफिनेटली आपको उसका आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा। अगला है हर्षवर्धन और उनके स्मॉलर किंगडम, कि किस तरीके छोटे-छोटे विशाल, छोटे-छोटे थे लेकिन बहुत विशाल भी थे, एक साम्राज्य बनाए गए और किस तरीके से हिंदुस्तान का इतिहास रचा गया। यहाँ से कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा एंटायरली यूपीएससी आपसे पूछेगा और बहुत ईज़ी है। अगर मैं इसको जब क्रोनोलॉजी में ऑर्डर याद रखते हैं हम, यानी हमें पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, तो बहुत ईज़ी हो जाता है। बात करते हैं आप मिडाइवल पार्ट की, जो कि बहुत कम पूछा जाता है यूपीएससी में। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप सबसे पहले मॉडर्न पढ़ें, फिर एंशिएंट पढ़ें, फिर मिडाइवल पार्ट पढ़ें, बहुत कम पूछा जाता है। अर्ली मिडिएवल पार्ट की बात मैं कर लूँ तो यहाँ पे भी रिलीजन और कल्चर और आर्किटेक्चर के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे निवेदन है कि यहाँ पे भी आपको याद होगा कि मुगलों ने बहुत सारा जो है आर्ट किया है, वास्तुकला हो गई या संस्कृति हो गई, जो भी उन्होंने किया उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो दिल्ली सल्तनत से आते हैं, क्योंकि दिल्ली विशाल रहा है। कौन-कौन से लोग थे जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया, उनके बारे में बताइए। और सुल्तान पीरियड उसके बाद क्या हुआ और कौन से सुल्तान आए। विजयनगर एक ऐसा एम्पायर है जिसके बारे में यूपीएससी मेंस में हर साल एक प्रश्न पूछता है। अब विजयनगर के बारे में बात करें तो इसके बारे में आपको याद होगा, क्लास 7 की एनसीईआरटी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और आप बाकी की जो आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी है वहां पे भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मिडाइवल के लिए। लेकिन ये याद रखिएगा कि पढ़ना क्या और यूपीएससी क्या मांग रहा है। फिर मुगल अंपायर्स के बारे में आपको याद होगा, काफी सारी जानकारी जो हमें मुगलों से मिली। उन्होंने किस तरीके से क्रोनोलॉजी यहाँ पे यूपीएससी पूछता है, पहले कौन आया, बाद में कौन आया, फिर कैसे मुगल जो है उनका समाप्त हो गए, उनका कैसे पतन हो गया। यहाँ पे हम लोगों का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से शुरुआत हो जाती है कि किस तरीके से यूरोपियन लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे हम पुर्तगाल के बारे में पढ़ते हैं, डच के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद आपके फ्रांस हो गए, फिर इंग्लैंड हो गए, इनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी पॉलिसीज हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए क्लास 8 की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे एनसीईआरटी पूरी तरह से दिया हुआ है। यदि अगर आपको यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट के बारे में पढ़ना भी है तो आप देखेंगे अलग अलग एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया हुआ है, वहां से भी पढ़ सकते हैं। यूरोपियंस को पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि कौन कब आया और कैसे आया। फिर हमारा स्टार्ट होता है एक इम्पोर्टेंट, जिसके ऊपर बहुत सारा निर्भर करता है आपकी सिलेक्शन और मार्क्स, उसको हम कहते हैं आधुनिक ये भारत। ये एक ऐसा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है जिसमें आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले शुरुआती दौर पे आपको क्या करना है, पहला टॉपिक जो आपको लिखा गया है, आपको पता होगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होती है, यानी 1857 की क्रांति के बारे में यूपीएससी का सिलेबस दिया हुआ है, वहां लिखा हुआ है। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपको दूसरा टॉपिक जो मिलेगा वो मिलेगा प्री कांग्रेस नेशनल। आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी कांग्रेस की जो है कांग्रेस से पहले कौन कौन सी जो है पार्टियां बनी, जैसे बंग भाषा प्रभासिका सभा, फिर बंगाल ईस्ट इंडिया सोसाइटी। तो छोटी छोटी थी जो बाद में बड़ी होके एक आईएनसी में क्रिएट हो गई। आपको याद रखना पड़ेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा 1885 टू 1905। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा ये टॉपिक भी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो मैं ये कह रहा हूँ 1857 का, तो ये क्लास 12 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहां से भी पूरा किया जा सकता है। और प्री कांग्रेस के बारे में भी वहां पे दिया हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में आईएनसी बनी, ह्यो ह्यूम और लॉर्ड डिफरिन के दौरान, उसके बारे में आपको पूरी तरह पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे सेशन हुए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए अर्ली नेशनलिस्टिक कौन कौन से थे, कैसे मिलिटेंट नेशनलिज्म जागा, किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ एक बगावत जागी। ये सवाल यूपीएससी अगर आप सिलेबस भी उठा के देखेंगे तो वहां दिया है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है रेवोल्यूशनरी टेररिज्म कैसे फैला, आपको याद होगा ककोरी कॉन्स्पिरेसी हो गई, ये सारी चीजें हुई। हरदयाल जो उन्होंने पार्टी बनाई थी उसके बारे में, जिसको हम गदर पार्टी वगैरह कहते हैं। स्वदेशी मूवमेंट क्यों स्टार्ट की, जब आपको याद होगा कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें आईएनसी का स्प्लिट हो गया, दो हिस्सों में भी बढ़ गई। सूरत स्प्लिट के बारे में आप क्या जानते हैं, 1907 की यूपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है। इंडियन काउंसिल 1919 जिसको मॉरल मिंटो रिफॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मुस्लिम लीग यूपीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है। मुस्लिम लीग के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसने बनाई, क्यों बनाई गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इसके स्ट्रगल, आपको याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जो है 1914 से लेकर 1918 तक हुई। क्लास 10 की एनसीईआरटी में ये चैप्टर अच्छे से दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है क्लास 10 की, वहां से भी हम इसको पढ़ सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद गांधी एंड हिज थॉट, गांधी के थॉट जो है क्लास 10 की एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं और क्लास 12 की एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। वहां से हम पढ़ सकते हैं इनकी सत्याग्रह और इनकी पॉलिसीज, जिसमें हम पढ़ते हैं कि उन्होंने सत्याग्रह के ऊपर क्या बात की, किस तरीके से उन्होंने पीजेंट्स, किस तरीके से उन्होंने बाकी लोगों के लिए गांधी का जो शुरुआती दौर रहा साउथ अफ्रीका में वो, और गांधी के थॉट किस तरीके से थे, इनसे वो इंस्पायर थे, प्रभावित थे। जैसे हमने टॉल्स्टॉय के बारे में पढ़ा, लेनिन के बारे में पढ़ा। फिर रोलेट एक्ट आपको याद होगा 1919, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, यूपीएससी प्री में बार बार सवाल पूछता है, क्लास 10 की एनसीईआरटी में मेंशन है, वहां से पूरा किया जा सकता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी क्लास 10 की एनसीईआरटी में दी हुई है, चैप्टर नंबर 2 में। यूपीएससी बार बार पूछता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कब शुरू की, कौन कौन से लोगों ने इसमें जो है आंदोलन में अपना सहयोग किया, और बाद में क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्थगित यानी कि खत्म कर दिया गया। फिर बताता है कि इमरजेंस ऑफ कम्युनिस्टिक क्लास क्यों आ गई। आपको याद होगा कम्युनिस्टिक क्लास भी बन गई थी क्योंकि गांधी जी उस समय जेल में चले गए। फिर उसके बाद गांधी जी के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत बार यूपीएससी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल, इनको पर्सनैलिटीज कहा जाता है, इन्होंने बहुत काम किया। और उसके बाद आपको याद होगा कि यहाँ एक स्वराज्य पार्टी बनी थी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साइमन कमीशन के बारे में, साइमन कमीशन के बारे में बहुत अच्छे से क्लास 10 की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, क्लास 12 की एनसीईआरटी में 1927 और 1928 को याद रखिएगा किस तरीके से ये मूवमेंट आई और किस तरीके से कमीशन ने जो है हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ एक बगावत जो आ गई कि हम लोग इस साइमन गो बैक, और लाला लाजपत राय की यहाँ पे डेथ भी हो गई। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पीजेंट मूवमेंट, बहुत सारी मूवमेंट हुई क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में। पीजेंट मूवमेंट आपको पढ़नी पड़ेगी। एक साइड से गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की तो पीजेंट मूवमेंट उसके साथ साथ स्टार्ट हो गई। फिर ये सफर आपको 1930 में लेके चला जाएगा कि 1930 में गांधी जी ने एक और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर दी, और फिर उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई। उसमें तो गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पढ़ने के समय बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। 1930 का, 1921 का आपको कराची सेशन भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा सोशलिस्टिक फोर्सेस कैसे आ गई। याद करिएगा, आप ये प्रभाव बता रहा है आपको। सोशलिस्ट क्लास वो क्लास थी जो उस समय रशिया में जो है उभर रही थी। मुस्लिम लीग और कम्युनिज्म के बारे में बताइए, यूपीएससी का सिलेबस है वो जो बता रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक करने में सुभाष चंद्र बोस का कितना बड़ा हाथ है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट बातें, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। या कभी कभी सवाल ऐसे भी डाल देता है कि भारत छोड़ो आंदोलन और जो असहयोग आंदोलन है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या फर्क है। सुभाष चंद्र बोस ने क्यों आजाद हिंद फौज बनाई। और उसके बाद आपके वेवल प्लान हो गए, शिमला कॉन्फ्रेंस होगी, और उसके बाद एक आजादी जो 1947 में हमें मिली। ये है यूपीएससी का इंटायर सिलेबस और किस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिर्फ आपको पूरा याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से। एक बार इस माइंड मैप को अपने दिमाग में डाल लीजिए, इतिहास आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। एक और छोटा सा भी माइंड मैप आप क्रिएट कर सकते हैं। जब मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेकर चलता हूँ, मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। सो आपसे निवेदन है कि आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को माइंड मैप से लेके एक अच्छी सी कला के तौर पर इसको बनाएं। सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री को डिवाइड करना पड़ेगा। इश्यूज क्या थे, तो इश्यूज हमारे ब्रिटिश के साथ थे। फिर पर्सनैलिटीज, कौन कौन से लोग लड़ रहे थे, मेन इवेंट्स कौन कौन से हुए। तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत सरल हो जाएगी। सबसे पहले इश्यूज क्या थे, आपको पता है कि इशू ये था कि हम चाहते थे चैलेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद हमारे पास क्या क्या चैलेंज है। डिवाइड एंड रूल एंड प्रेजेंट डे कम्युनिज्म, आज जो चल रहा है बगावत, और उसके बाद किस तरीके से बढ़ रहा है। इम्पैक्ट क्या पड़ा ब्रिटिश का हिंदुस्तान, ये करंट में पूछा जाता है, ये सवाल करंट में आते हैं, इसको याद रखिएगा। ये करंट में सवाल है कि आजादी के बाद क्या क्या इश्यूज है हमारे पास। जब मैं पर्सनैलिटीज की बात करता हूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत है, क्योंकि इन्होंने एकीकरण करवाया है। महात्मा गांधी के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहते हैं कि इनके बिना तो इतिहास पढ़ना ही बेकार है। नेहरू की पॉलिसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री भी हैं और काफी सारी चीजें की हैं। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में और लॉर्ड कर्जन के बारे में भी मैं कहूंगा तो इम्पोर्टेंट रहेगा, और बाल शास्त्री के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मेन इवेंट्स की बात करता हूं तो सिंस द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मेन इवेंट्स देख लीजिए क्या क्या है हमारे पास। मेन इवेंट में आप लोगों के पास क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942 की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 की, बंगाल का पार्टीशन याद होना चाहिए आपको। बंगाल का पार्टीशन क्यों हुआ, उसका मुख्य कारण क्या था, 1857 की क्रांति,
ये मेन है। और यहीं पे हम लोग लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के तौर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम जब हम याद करते हैं मुगल का जब डिक्लाइन हुआ तो कार्नेटिक वार शुरू, फिर बैटल ऑफ पानीपत, फिर बैटल ऑफ बॉक्सर, फिर बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ पानीपत। तो ये सारी चीजें आप माइंड मैप से क्रिएट करेंगे तो बहुत इजी होने वाला है। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और नई वीडियो लेके आऊंगा उसमें जहां पे और बात करूंगा आपके साथ। तो अगर आप मेरे कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें, मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं, सबसे पहले कंसेप्टर में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कंसेप्टर जो है वो 2 इयर्स का बैच रहेगा, जहां पे मैं आपको एनसीईआरटी प्लस आपकी जो एनओएस की किताबें रहती हैं, प्लस आपका जो आंसर राइटिंग है, ये मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ये कंप्लीट 2 इयर्स का बैच होगा, जहां पे बाकी के चीजें भी कंप्लीट करवाई जाएंगी। लेकिन मुख्य तौर पे मैं बताता हूँ, हर टीचर इसी तरीके से पढ़ाएगा। एनसीईआरटी, एनओएस, आंसर राइटिंग 1 साल में कंप्लीट होंगी और 1 साल के बाद हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स पे चले जाएंगे, जैसे कि स्पेक्ट्रम हो गई या बाकी की जो भी है। और इसमें हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे और कंप्लीट 2 साल में जो है बाकी के जो है इकोनॉमिक होगी, पॉलिटी होगी, जियो होगी, वो सारा कंप्लीट करवाया जाएगा। यदि अगर आप मेरा दूसरा कोर्स फाउंडेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत इजी है फाउंडेशन का कोर्स। 1 ईयर कोर्स होगा जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी और प्लस आपकी जो है जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़ाई जाएंगी और विद आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। ये सिर्फ 1 साल में कंप्लीट होगा। वहां पे हम एनसीईआरटी बहुत बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज होती है या लगता है कि हम कर पाएंगे, तो हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स पे आ जाते हैं। यदि अगर आप हमारे मॉड्यूल के साथ जुड़ना चाहते हैं कि खाली हिस्ट्री ही आपको पढ़ना है, तो आप मेरा मॉड्यूल ले सकते हैं। जो मेरे मॉड्यूल्स हैं वो एनसीईआरटी से बने हुए हैं। उसमें मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट आपको पैक के तौर पे मिल जाएगा। वो आप पूरा वीडियोस ले सकते हैं और करंट में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसमें मैंने करंट अफेयर्स भी जोड़ा हुआ है, वो लिख सकते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस भी मेरी चल रही हैं, वहां पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये मेरे कोर्सेज हैं। अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो आप कृपया दिए गए नंबरों पे कॉल करें। और ओजांग आईएएस एकेडमी की जो है टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। यदि अगर आपको कोई और जानकारी हासिल करनी है तो आप 7006208719 पे भी मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। और ये कोर्सेज जो है वो अभी लॉन्च होने वाले हैं। सो जुड़ेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।